अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि रोजाना जो है वो कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचाया जाए। जैसे कि एक शख्स है जो किसी से भी गुस्सा होता है, लेकिन एक शख्स पे या एक बात से गुस्सा होने की वजह से, क्योंकि उसका मूड स्विंग होता है, मूड खराब होता है, तो उसकी ना चाहते हुए भी या लाशौरी तौर पे वो बहुत सारे लोगों से उसकी वजह से गुस्सा कर रहा होता है, उसका इमेज जो है वो बैड बन रहा होता है। तो मेरा ख्याल है इस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए कि जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो अपना गुस्सा जो है जिस चीज से है सिर्फ उस तक महदूद रखा जाए, ना कि सिर्फ बाकी जितने भी लोग हैं उनके साथ भी गुस्से से पेश आया जाए। तो मेरा ख्याल है ये आपकी शख्सियत को खराब करता है। बल्कि मेरा कहना ये है कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो उस चीज को छोड़ दिया जाए या उससे आप साइड पे हो जाएं, ताकि जो भी मामलात हैं आपके जहन के ऊपर असरअंदाज ना हो। जब आपके जहन के ऊपर चीजें असरअंदाज होती हैं तो मेरा ख्याल है उससे आपकी रोजाना की रूटीन तो खराब होती ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ आप खुद भी परेशान होते हैं। तो अब हम जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है और बहुत सारे लोग जो है इसे लेके परेशान भी हैं कि आखिर इलेक्शन होंगे तो होंगे कैसे। लेकिन इसकी वजह से जो सियासी हलचल है उसमें काफी तेजी आ गई है। तो अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ, जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, वो मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के थैंक यू। अंदर। गोई साहब, इलेक्शन जो है आप बहुत करीब आते जा रहे हैं। पहले तो ये सवाल बनता है कि क्या इलेक्शन होंगे भी या नहीं। थैंक यू हनान। हनान, देखिए, इलेक्शन होंगे या नहीं, अगर नहीं भी होंगे तो तमाम उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि चांसेस तो हैं इलेक्शन होने की, चाहे वो कम ही सही। अगर नहीं होते तो उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? एक तो वजूहत ये हो सकती है कि जो इलेक्शन कमीशन ने बजट मांगा है कि यहाँ पर कम से कम 15 अरब रुपए दरकार है, 5 अरब अभी तक उन्हें मसूल हुए हैं सूबा पंजाब के। और जो ओवरऑल जनरल इलेक्शंस जब होंगे तो टोटल 65 अरब का बजट दरकार होगा। सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि अभी ये बजट उनके पास मौजूद नहीं है, ताहम जो इलेक्शन कमीशन की डिमांड है वो वज़ीर आज़म तक पहुंचा देंगे। दूसरा, उन्होंने बताया सेक्रेटरी दाखिला के साथ जो मुलाकात की, जिसमें डिमांड की कि एजेंसीज, मिलिट्री, रेंजर्स तमाम को ऑन बोर्ड लिया जाए, पुलिस को ऑन बोर्ड लिया जाए सिक्योरिटी के हवाले से। तो वो इदारे भी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो शायद उस तरह से अभी तक अपनी जो है वो रिजर्वेशन बता रहे हैं कि उन वो ऑपरेशन चल रहे हैं वगैरह वगैरह। फाइनेंस का भी मसला चल रहा है। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन करवाना बहरहाल इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये इलेक्शन देखिए अदालती डिमांड पर हो रहे हैं। इसमें जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। पीटीए के डिमांड था, अदालत में चले गए, अदालती ऑर्डर्स आ गए। अब अदालत जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तरीके से जो है वो खुद तो नहीं करवा सकती ना, वो तो इलेक्शन कमीशन करवाएगा। आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन का हुक्म कोई भी नहीं टाल सकता, ना उनको फंड देने से रोका जा सकता है, ना ही सिक्योरिटी देने से रोका जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। यहाँ पर अदलिया ने जो है वो अपने आरोप देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सिविल ब्यूरोक्रेसी से, एजुकेशन से आरोप लिए गए हैं। डीसी जितने भी पंजाब भर के डीसीज हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। इसी तरह से उनके नीचे जो एसीज हैं या इस तरह से एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो आरोज बनाए गए हैं। अच्छा गुरु साहब, ये बताए कि अब इलेक्शन हाउस हो गया है, हो ना हो बात की बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनको ये खदशा था कि शायद टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, नून लीग, पीटीआई या फिर दूसरी पार्टीज, तो अब टिकट्स कंफर्म हो जाएंगी उनकी। हाँ बिल्कुल हनान, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर इलेक्शन होते हैं चंद दिनों में कंफर्म हो जाएगा होते हैं या नहीं होते। देखिए, जैसा कि कल तक जो है वो कागजात नामजदगी तमाम लोग जमा करवा देंगे। जिनको 1% भी चांस होगा वो तो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। परसों जो है इलेक्शन कमीशन जो है इब्तदाई फ्रिस्ट लगा देगा, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर उस पर पार्टी टिकट्स जो है वो 5 अप्रैल तक जमा होंगे। 6 अप्रैल को जो है वो हतमी फ्रिस्ट लग जाएगी, 30 अप्रैल को इंतखाब होंगे। यानी कि अब तो 2 हफ्तों में जो है वो एग्जैक्ट पता चल जाएगा पार्टी किसे टिकट देती है नहीं देती। और साल पहले जैसे हम गुफ्तगू करते थे कि पीएमएलएन का टिकट जो है वो सबसे कीमती है, लेकिन अब वो जगह जो है वो पीटीए ने ले ली है, रिप्लेस हो गया वो टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों की पहली चॉइस है। जितने भी उनके साथ मौजूद है या जो हम दड़े है या जितने भी हम समझते हैं कि वो लोग जो विनिंग हॉर्सेस है, नून लीग का टिकट पंजाब में जो है वो भी बड़ी अहमियत का हमल है। जिन्हें नहीं मिला वो उसकी जानब जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना जो है वो कोशिश कर रही है कि वो बिल्कुल भी ठीक बंदे करे। है गुजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अब उसकी वजह से एशियाई खुरोनोश जितनी भी हैं उनके रेट्स के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन आती है, कभी वो नीचे चले जाते हैं और कभी ऊपर, लेकिन नीचे कम ही जाते हैं, ज़्यादा ऊपर ही जाते हैं। इसलिए आज के रेट्स क्या होंगे एशियाई खुरोनोश के, जिसके अंदर हमारी दाल, सब्जियां और इसके साथ साथ गोश्त के रेट्स होंगे, वो जानते हैं आज के भाव में। तो बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। जी डोगर साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट के कमेटी की जानब से जो लिस्ट शाया की गई है उसमें क्या रेट्स हैं एशियाई खुरनोश के? हाँ जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज रोज सोमवार की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। अगर रेट तो 44 रुपये दर्जन पे बरकरार है। सब्जियों में आज जो है वो कमी देखी जा रही है, जबकि फल तेजी पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। आलू का छिलका 1 रुपये किलो महंगा हुआ है 44 से 45। प्याज 4 रुपये किलो सस्ता हुआ 132 से 128 रुपये किलो। सब्ज मिर्च 25 रुपये सस्ती हुई है 120 से 95 रुपये किलो हो गई है। फूल गोभी 5 रुपये सस्ती हुई है 65 रुपये से 60 पे आई है। घिया कद्दू 13 रुपये किलो सस्ते हुए हैं 55 रुपये से 42 रुपये किलो। हलवा कद्दू 5 रुपये सस्ते हुए हैं 70 से 65 के। बैंगन 10 रुपये सस्ते हुए हैं 65 रुपये से कम हो गए 55 रुपये किलो। खीरे 6 रुपये किलो सस्ते हुए हैं 60 से 64 रुपये किलो। छोलिया 10 रुपये सस्ती हुई है 165 से 155 रुपये हो गई है। सेब काला कुल्लू 5 रुपये महंगा हुआ है 295 से ट्रिपल सेंचुरी कर गया है 300 रुपये किलो हो गया है। सेब सफ़ेद 180 है, अमरूद 180 है, किन्नू स्पेशल 380 है। केला 10 रुपये दर्जन महंगा होते हुए 290 से ट्रिपल सेंचुरी कर गया है 300 रुपये दर्जन की बुलंदतरीन सतह पे पहुंच चुका है। अंगूर 290 रुपये हैं, अनार बंदाना 600 रुपये, अनार कंधारी 420 रुपये किलो है। खरबूजा 5 रुपये महंगा हुआ है 145 से 150 रुपये हो गया है। स्ट्रॉबेरी 10 रुपये किलो महंगी हुई है 210 से 220 रुपये किलो हो गई है। तो कीमतों के अगर नजर दौड़ाएं तो इस वक्त आवाम के लिए रमजान मुबारक से चंद अयाम पहले फल जो है महंगे होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि सब्जियां जिनका इस्तेमाल भी होगा लेकिन उनमें कुछ कमी वाक़या हो रही है। लेकिन सस्ता प्रोटीन कुछ नीचे आया है 600 से, लेकिन अगर ये कीमत मजीद नीचे आती है तो यकीन तौर पर आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ताहाल अवामी जेब के ऊपर महंगाई का तूफान जारी है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, हमें सूरत से आगाह कर रहे थे। तो नाज़रीन, आप जो है वो महंगाई के हवाले से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो कारोबारी सूरत चल रही है, क्योंकि इंपोर्ट्स काफ़ी हद तक बंद है, उसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो हर तरह की, क्योंकि रॉ मटेरियल्स चाहे धागे के हवाले से या बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो इंपोर्ट किए जाते थे और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर तैयार किया जाता था, और बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बहुत सारे लोग जिनका रोज़गार इंपोर्ट के साथ मुंसलिक था वो तमाम का तमाम जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने ख़ास तौर पर दावत दी है ज़फ़र इकबाल साहब को, जो कि प्रेसिडेंट है फैसलाबाद स्मॉल ट्रेडर्स इंडस्ट्री और चैम्बर के। तो आपको जनाब वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ से पहले मैं ये भी बता दूं कि जनाब महंगाई हर चीज़ के अंदर बढ़ती चली जा रही है और डॉलर का रेट जैसे ही फ्लक्चुएट करता है, गाड़ियों की कीमतें हों या फिर दीगर चीज़ों की, उनकी कीमतें भी काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट करती हैं। तो ज़फ़र साहब, मुझे पहले तो ये बताइएगा कि सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में तो कारोबारी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर शटडाउन या तो हो जाएगा या काम ख़राब हो जाएगा। तो किस तरह से स्टेबिलिटी किस तरह से आ सकती है? शुक्रिया। सिटी 41 का ये खासा रहा है कि जब भी कोई छोटे ताजरों को बहरान का सामना करना पड़ता है तो उसको उजागर करने में सर फहरिस्त होता है। तो जैसे कि आपने खुद ही एक बात बता दी है कि इस वक्त इंपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर है, और ख़ासकर वो इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्टर्स, उनके लिए ये सबसे बड़ा इस वक्त बहरान का सामना है उनको, कि छोटी इंडस्ट्री जो है वो एक सपोर्टिंग इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की, और हर चीज़ जो एक्सपोर्टर के पास मौजूद नहीं होती, और इसीलिए बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो वैल्यू एडेड के लिए लोकल बना के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स हैं उनको सप्लाई की जाती है। उसके बाद वो अपनी प्रोडक्ट को फिनिश करके प्रॉपर आलमी मंडियों में सप्लाई करते हैं। तो हुकूमत को शायद ये बात समझने की कासर है, शायद इस बात पे हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक के गवर्नर को शायद मैं समझता हूँ कि शायद ये विजन नहीं है कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो ये इंतहाई ख़तरनाक है, और दिन ब दिन ये हम इंतहाई बुरी तरह जो छोटी इंडस्ट्री है उसकी बंदिश की तरफ जा रहे हैं।
अभी तो बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है छोटी, लेकिन जो इंडस्ट्री जिनके पास रॉ मटेरियल मौजूद थे, कुछ स्टॉक मौजूद थे, अब वो भी खत्म होते जा रहे हैं। जब आपका रॉ मटेरियल नहीं होगा और वो रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में बनता ही नहीं है, उसका मुतबादल कुछ चीज नहीं है, तो वो लामहल्ला जब वो खत्म होंगे तो उसके साथ बड़ी इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि मुल्की मैशियत को कितना नुकसान होगा अगर इंपोर्ट को ना खोला गया तो? देखिए, मेरे ख्याल में तो इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट है वो पहले ही बहुत डिक्लाइन कर चुकी है। अगर उसकी तरफ आप जाएंगे तो आपका जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, वो खासकर गारमेंट्स की, वो तो टोटली शटडाउन पे चले जाएगी। वो नहीं बन सके। इंपोर्ट पे दारोमदार है एक्सपोर्ट का? देखिए, इंपोर्ट के ऊपर दारोमदार इतना है कि बाज़ आइटम्स ऐसी हैं जो मजबूरी है जिनको मंगवाना जाए। देखिए, आप सामान ताइश को बंद किया, ये बहुत अच्छा किया। आपने गाड़ियों का इंपोर्ट बंद किया, बहुत अच्छा किया। आपने लग्जरी आइटम्स को बंद किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या आप रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल जो हमारी छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, या उनके पार्ट जो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास तो मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है ही नहीं इंजीनियरिंग के अंदर के हमारे ऊपर काम ही नहीं किया गया। पिछले आप देख लें कितने, सिर्फ एक भुट्टो दौर में कुछ थोड़ी सी इंडस्ट्री नजर आई है हमें, वो इंजीनियरिंग की डेवलप हुई थी, लेकिन बाद में वो भी शट डाउन हो गई। और जब आपके पास इंजीनियरिंग के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, तो आप जितनी मशीनरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, एक्सपोर्ट के लिए जो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी टोटल मशीनरी तो इंपोर्टेड है। और जब इंपोर्टेड मशीनरी आप इस्तेमाल करेंगे, लामहल्ला उसके अंदर उसके पार्ट्स भी रिक्वायर्ड होंगे, और वो पार्ट्स भी चाहिए होंगे। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ मैं इस वक्त फोकस कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि पार्ट्स, हर चीज़ का गुजारा हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप रॉ मटेरियल जो है उसके बगैर, मतलब आपने अगर खाना खाना है, भूख लगी है, तो आपने खाना ही खाना है, वो किसी भी शक्ल में होगा, कुछ ना कुछ तो आप खाएंगे ना। जब आपके पास होगा ही कुछ नहीं खाने को, तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन ये पार्ट्स जो हैं, जैसे आप बता रहे हैं, अगर सपोज किसी शख्स ने 50 करोड़ की मशीनरी या 1 अरब रुपए की मशीनरी लगाई है अपने किसी मिल में या जगह में, अगर उसके पार्ट्स नहीं आते तो वो छोटे से किसी नट बोल्ट की वजह से भी उसका करोड़ों का काम जो है वो ठप हो जाए। वो डेफिनेटली, देखिए, उसके अंदर तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आपकी लोकल जो छोटे मोटे इंजीनियरिंग के लोगों ने कारखाने बनाए हुए हैं, उनसे कुछ से कुछ का मुतबादल ले लें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का नहीं होगा, आपको वो तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैं फिर वही बात करूंगा कि जो आपको बुनियादी, जैसे इंसान को जीने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है, आपको रॉ मटेरियल के ऊपर जो है उस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जब रॉ मटेरियल शॉर्ट होगे तो फिर आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकेंगे? ख़ासकर जो आपकी निटिंग यान है इस वक्त, उसके अंदर जितना भी वैक्स यान बन रहा है, अगर उसका वैक्स ही नहीं इंपोर्ट होगा तो आप बताएं किस तरह आप उसको वैक्स करेंगे? और हमारे मुल्क में तो ऐसी रिफाइनरी कोई नहीं है जो स्टैंडर्ड्स की वैक्स प्रोवाइड करके दे। तो इसी तरह बहुत सी प्रोडक्ट है, केमिकल्स हैं, हमारे डाइस केमिकल्स के अंदर भी यही सूरत हाल है। अगर आप उनको इस तरह करते जाएंगे तो यही वजह है कि इस वक्त फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है स्क्रैप में भी लेने को कोई तैयार नहीं है। इस वक्त स्क्रैप के रेट भी इतने नीचे आ गए हैं कि कहाँ, ये कुछ एक साल पहले आप देखें तो 100 रुपए से ऊपर चला गया था, तकरीबन 140-45 रुपए केजी पे चला गया था। तो आज 40-45 रुपए किलो को लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, जहाँ पे हर चीज की रेट बढ़ रहे हैं, इसका डिक्लाइन में जा रहा है, ये क्या चक्कर है? इसके देखिए, जब आपके पास इंडस्ट्री स्क्रैप हो रही होगी बजाय इसके चलने के, और आपका मजदूर बेरोजगार हो रहा होगा, तो आप लामहल्ला वो अपना गुजारा करने के लिए, अपने वेजेस देने के लिए अपनी इंडस्ट्री को स्क्रैप में बेचने जाएंगे। जब हर बंदा चल पड़ेगा स्क्रैप बेचने के लिए, तो खरीदने वाला कहां से लाओगे आप? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी, गुज़श्ता दिनों आपकी मुलाकात जो है वो वज़ीर आला पंजाब साहब से, सीएम साहब से भी हुई, तो मीटिंग कैसी रही आपकी? कौन से इश्यूज डिस्कस हुए वहाँ? बड़ी अच्छी मीटिंग थी जी। ये पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने, उसके सिलसिले में ये पहली मीटिंग थी जिसको चेयर वज़ीर आला पंजाब कर रहे थे, और उसके साथ इंडस्ट्री और एनर्जी के वज़ीर सूबाई जो निगरान हैं SM तनवीर साहब, वो बैठे थे, और इसके अलावा 2 वज़ीर और भी उनके सूबाई बैठे थे वहाँ पे। तो मसला तो यही था कि उनकी कोशिश तो यही थी कि पंजाब के अंदर इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई, उसके फॉलोअप के लिए 15 से 30 दिन के अंदर दोबारा एक मीटिंग अरेंज होगी, और इसके अलावा कुछ सब कमेटियाँ बनाई गई हैं
तो इसी तरह मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते शायद फॉर्मुलेशन हो जाए इसकी कि एसएमई जो एडवाइजरी काउंसिल पंजाब की बन जाए। तो ये हमारी ख्वाहिश है, बड़ी पुरानी दरीना ख्वाहिश है। हम हर गवर्नमेंट से कहते रहे हैं कि जब तक आप एसएमई बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल नहीं बनाएंगे तो फिर एसएमई के मसाइल हल नहीं होंगे। तो मुझे मौका मिला, मेरी उनसे ज़ाहिर है कि अपने मुतालबात हमने रखे हैं उनके आगे कि ख़ासकर फेडमिक के मसाइल हैं हमारे पास। आप देखें 1974 में हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट सरगोदा रोड पे बनी थी और वो इस वक्त तकरीबन उसके अंदर जगह खाली नहीं है, जो भी प्लॉट है वो सब फिल हो चुके हुए हैं, वहाँ इंडस्ट्री लग चुकी हुई है। अब 74 के बाद आज 2023 में और अगले साल 2024 में आप देखें कि उसको 60 साल हो जाएंगे। तो आप 60 साल में भी अगर एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं देंगे इस शहर को, जो कि 12 मिलियन से ऊपर चला गया है, अगर इसमें से हालांकि टोबा निकल गया, चन्योड़ निकल गया, जंग निकल गया, इसके बावजूद ये शहर जो है इसकी आबादी 12 मिलियन से तजावज़ कर चुकी हुई है। और जब इतनी बड़ी आबादी के शहर को आप इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं देंगे, लोग अपने ज़ाती जगह कोई न कोई ढूंढ के वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते जाएंगे तो उसके से वो मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट का स्टेटस मिलने से ये हो जाता है कि आपको बिजली, गैस, पानी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको उसके स्टेटस जो है वो इकट्ठे करने में आसानी होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्या यकीन दहानी सीएम पंजाब की तरफ से आपको मोहसिन नकवी साहब की तरफ से दिलवाई गई कि आपकी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी? जी यकीनन उस पर पहली मीटिंग भी बुध को हो गई है, उन्होंने वो फौरी एक्शन लिए हैं। उसके अलावा जो सीएम साहब का फौरी जो क्विक रिस्पांस नज़र आया हमें कि तमाम जो चैम्बर्स के वहाँ पे सदूर बैठे थे उनकी तरफ से मोस्टली जो इंतज़ामिया के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसमें पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया थी, तो उस वक़्त ये उन्होंने एक इजहार किया कि कल से ही आपको जो सीपीओ और डीपीओ मुख्तलिफ ज़िला के हैं वो हर चैम्बर में ख़ुद विज़िट करेंगे। और उसका अमली सबूत हमने देखा कि वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही हम फैसलाबाद आए और सुबह अभी ऑफिस नहीं पहुँचे तो हमें कॉल आ गई सीपीओ ऑफिस से कि साहब सीपीओ साहब आपके पास आना चाह रहे हैं। तो फिर वो तकरीबन 3 बजे हमारे पास आए, हमारे मेंबरान से मिले और उनके मसाइल सुने और उनके बाद बहुत सी चीज़ें उनके अंदर मैं समझता हूँ सीपीओ साहब का बहुत बड़ा ये इजहार ख्याल था उनका अपना कि वो जिस तरह अपने अज़म का इजहार कर रहे थे कि जिस तरह मसाइल को हल करने के लिए और इसमें शहरियों को भी चाहिए कि इंतज़ामिया के साथ साथ दें और इस तरह के अगर पुलिस ऑफिसर इस तरह 22-22 घंटे काम करने वाले ऑफिसर आपको मिल जाएं और वो काम कर रहे हों और उनका अमला भी उसी तरह अलर्ट हो तो यकीनन जराइम पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन जराइम पे काबू पाने के लिए मैं यहाँ पे फिर एक बात कहूँगा कि अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो आप मुझे बताएं कि जो बेरोज़गार मजदूर है वो छीन के नहीं खाएगा तो कहाँ से खाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे जफर साहब ये भी बताइएगा कि स्ट्रेटजी अब क्या है, क्योंकि इंपोर्ट्स तो नहीं खुल रही, तो क्या इंतज़ार किया जाएगा और जब तक इंतज़ार किया जाएगा तब तक कितना नुकसान होगा और एक्सपेक्टेड क्या है? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट से मुलाकातें भी होती रहती हैं, बातचीत भी होता रहता है। रॉ मटेरियल के लिए एक्सपोर्ट का बैन, इंपोर्ट का बैन जो है वो कब तक उठाया जाएगा? देखिए हमारी कोशिश तो यही है कि हम तो इसके बिल्कुल इसको फॉलो कर रहे हैं। कल भी मेरी जो हमारी क़यादत है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनसे भी मीटिंग्स हुई है, रात उनसे भी मैं मिला हूँ, एक तकरीब थी वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यूनिटी के साथ तमाम जो है हुकूमत पे अपना ये दबाव बढ़ाएं और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि आप कम से कम 50 जो है $50,000 तक की जो एलसी है उसको खोलने की इजाज़त दें। ना सिर्फ $50,000 की एलसी खोलने की इजाज़त दें बल्कि उसको आप देखें आपने ओपन मार्केट रखी हुई है और उसके लाइसेंस दिए हुए हैं, ख़ासकर जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कंपनियां आपने जिसके लाइसेंस याफ्ता है, आप कम से कम अगर बैंकों के पास इतना फंड नहीं है तो आप उनको अलाउ कर दें कि $50,000 तक की कंपनी को टीटीएम उसके जरिए लगा सके। वो रिकॉर्ड भी रहेगा और उसमें कोई मैं नहीं समझता एफएटीएफ या और किसी की उसके ऊपर कोई रेजर्वेशन आएंगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड है। एक्चुअल तो देखें आलमी इदारे क्या मांगते हैं आपसे,
आलमी इदारे ये कहते हैं कि आपने जो फंड ट्रांसफर किए उसके सबूत होने चाहिए किसको दिए हैं, आपके पास जो फंड आ रहे हैं उसके प्रूफ होने चाहिए कि कहां से आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं है कि आप सिर्फ बैंकों की मोनोपोली बना दें और बैंकों को फ्री हैंड दे दें कि वो बिलियन रुपीस की प्रॉफिट सालाना शो करे और ब्लैकमेल करे और अपनी मर्जी के रेट लगाते जाएं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक माफिया का काम है। जो इस वक्त हम मुल्क है वो माफिया के हाथों यरगमाल हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इमरान खान साहब के दौर में भी आपको बहुत सारे इश्यूज का सामना था। दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो मजीद ख़राब हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को फिलहाल फेडरल गवर्नमेंट को कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए? क्योंकि अगर एलसीज को बंद किया है तो किसी ना किसी वजह से किया होगा ना। हो सकता है डॉलर के रेट को फ्लक्चुएट होने से रोकने के लिए किया हो। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ये हम बहुत माजी में भी कहते रहे। माजरत चाहूंगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इस सवाल का जवाब आपसे हम ब्रेक के बाद लेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तो जफ़र साहब, मैं चाहूँगा जहाँ से मैंने सवाल किया था और वहीं से जवाब जो है वो आप स्टार्ट करें, क्योंकि ब्रेक आ गई थी। तो मैं चाहता हूँ तफसील से आप इसका जवाब। ना देखिए, जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट पे पाबंदी है। लामहला आपकी बात में वजन है कि कुछ तो वजह होगी जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इम्पोर्ट को बैन किया। लेकिन ये क्या सज़ा देते वक्त ये सोचना नहीं चाहिए कि आप जो इंपोर्ट कर कौन सी चीज़ों को बैन करना है, कौन को रखना है। ये नहीं हो सकता ना कि आपके पास एक्सपोर्ट बिल्कुल डिक्लाइन नहीं कर गई, आपकी एक्सपोर्ट मौजूद है। आपके अगर फिगर्स थोड़ा सा डाउन हुए हैं तो आप उसके मुताबिक इंपोर्ट को भी उन चीज़ों पे तरजीहात में ले जाएं जो रॉ मटेरियल की शक्ल में हमारी मजबूरी है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप देखें कि जब आप गाड़ियों की इंपोर्ट और इस तरह की महंगी चीज़ों की, लग्जरी चीज़ों की इंपोर्ट करेंगे तो लामहला आपका जो डेफिसिट बढ़ेगा। और उसको रोकने के लिए आपको इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं होगी तो मैं गुजारा कर लूँगा, मैं कोई ना कोई अदर सोर्स कर लूँगा, कुछ भी नहीं होगा, साइकिल पे चला जाऊँगा। लेकिन ये कोई मंतक नहीं है कि मैं रॉ मटेरियल जो है अब किसी इंडस्ट्री का बंद करके, जो मेरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आइटम है जिसके ऊपर हमारी दारोमदार है इस वक्त टेक्सटाइल के ऊपर, खासकर $3 बिलियन से हमारी ऊपर चले गई थी और अब वो आस्ता आस्ता नीचे आनी शुरू हुई है। तो उसको बजाय इसकी कि हम उसके रॉ मटेरियल्स को मुनासिब मार्केटों में ढूंढें और अच्छे सस्ते मटेरियल ढूंढ के लाएं, आप मजबूर कर रहे हो। कि मैं समझता हूँ कि देखें, पिछले दिनों में हुआ ये कि कुछ जब जैसे इन्होंने ये दिसंबर से पहले बैन किया कि खासकर वो लोग जिन्होंने इंपोर्ट की हुई थी विदाउट कंसेंट ऑफ बैंक्स, मतलब स्टेट बैंक के पास एलसी नहीं थी उसकी, या बैंकों के पास ना उन्होंने कॉन्टैक्ट किया ना एलसी खोली, तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो? लोगों ने वो इंपोर्ट किए, वो 5-6 हज़ार कंटेनर्स आके खड़ा रहा है, कई महीने लगा रहा वहाँ पे पोर्ट्स पे। एंड पे आपने क्या फैसला लिया कि जी आप ऐसे कर ले, उसके डेफर डॉक्यूमेंट मंगवा के कोई 180 दिन के डॉक्यूमेंट अपने सप्लायर को कहीं भेज दे तो आपको कर दे। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आपने ओपन मार्केट से फंड्स जो हैं उस सप्लायर को दिए और उससे एक लेटर ले लिया। अब वो 180 दिन बाद आपका खत्म तो नहीं होगा। क्या इसकी जगह ये नहीं बनता था स्टेट बैंक को और हुकूमत पाकिस्तान को कि आप अपने किसी अजीजो कारब से उससे डबल अमाउंट की रकम अब पाकिस्तान बैंकों में मंगवाएं, थ्रू चैनल मंगवाएं, ताकि बैंकों के पास $4 बिलियन के अगर डॉक्यूमेंट रुके हुए हैं तो $8 बिलियन आए और वो लाते, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। वो मेरे साथी हैं इंपोर्टर, मेरे शहर पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं जिन्होंने मंगवाए थे वो चीज़ें, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं पहले एलसी एस्टेब्लिश की, क्यों नहीं बैंक के साथ कांटेक्ट किया? डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट के डॉक्यूमेंट आप मंगवा रहे हो, जब आपने लकूने छोड़े हुए हैं इस तरह के, तो उससे लामहला बहरान पैदा होते हैं। आप अगर वही पैसा लीगल सिस्टम से मंगवा लेते तो यकीनन पाकिस्तान के पास $3-4 बिलियन भी एक्स्ट्रा आ जाते और वो लोग फंसे हुए थे और उन्होंने लाने थे। अगर आप उनको ये कहते कि अपने अजीज़ो कारब के थ्रू जो आप इंपोर्ट करते हो उसके ज़रिए अब जिन लोगों से आप काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो,
उनसे कहें कि हमारी ज़रूरत है, हमें ये इतने डॉलर आप भेजें ताकि हम आपके डॉक्यूमेंट रिलीज कर दें। तो बजाय थी कि वो किया जाता, वो नहीं किया गया। दूसरा, उसके ऊपर जितनी डैमेज पड़े, जितने उसके अंदर वो कंटेनर्स वगैरह जो भी रुके थे, मल्टीनेशनल कंपनियों को आपने डॉलर में पेमेंटें कराई, क्या वो मुल्क का नुकसान नहीं है? उससे कितने मिलियन डॉलर्स आपने एक्स्ट्रा दे दिए उनको बिला वजह। कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो सॉरी प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ गई अब चीज़ों की जो आपने मंगवाई। लेकिन उसके अंदर एफबीआर का भी हमें देखना पड़ेगा कि एफबीआर को भी टैक्स चाहिए। अब आप जब इस तरह की इंपोर्ट्स बैन करके रोक के, कंटेनर रोक के उसको रखोगे, तो उसके ऊपर एफबीआर कहाँ से अपने टारगेट पूरे करेगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आपकी एक बड़ी इनकम की जो ज़राए हैं उसको आप रोक दो, स्टक कर दो और फिर कहो कि जी हमें आईएमएफ के लिए इतने टारगेट चाहिए। वो कहाँ से पूरे होंगे? वो आप कभी भी नहीं कर सकोगे। मेरी पिछले मंगल को हमारी मीटिंग हुई थी चीफ कमिश्नर फैसलाबाद जो हमारे जाफरी साहब के साथ। मैं हमेशा उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं और वो मेरे आइडियल भी है कि इस तरह के ऑफिसर्स अगर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हों तो यकीनन डिवीज़न के अंदर मौजूद हों तो उससे ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होने में मदद मिलती है बल्कि लोग कंफर्टेबल फील करते हैं कि उनके स्टाफ की तरफ से या नीचे जो अमला है अगर कोई उसको मिसबिहेव करता है या कोई ब्लैकमेल करता है तो वो उसको फौरी एक्शन लेते हैं। इस तरह के ऑफिसर बहुत कम है इस पाकिस्तान के अंदर और आज के दौर के अंदर। और मैंने जब भी उनके पास गया, आज जब हमने बात की, लामहल्ला मेरी कोशिश है, मैं खुद चाहता हूं कि मेरे शहर का हर ताजर जो है, बेशक वो एक छाबड़ी फरोश भी है, उसका भी हक है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको टैक्स दे। वो थोड़ा दे, 2000 दे दे, 1500 दे दे, 3000 दे दे, उसको ये नहीं कदगन लगा रहे कि नहीं जी आपने 50,000 देना है तो यही करना है। अब अगर आप मुख्तलिफ महकमों के जो वहाँ पे लोग आते हैं ब्लैकमेल करके उनसे भत्ता वसूल करते हैं, उसकी बजाय अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा जमा कराएं तो यकीनन वो पैसा आपकी इज्जत का बायस बनेगा। ना सिर्फ आपको इज्जत देगा, मुल्क की वक़ार को बेहतर करने में इंटरनेशनली हमें सपोर्ट करेगा कि पाकिस्तान की इतनी बिजनेस कम्युनिटी टैक्स दे रही है। इस वक्त हमें प्रॉब्लम क्या है कि वो जो लोग ऑलरेडी टैक्स में मौजूद हैं वो फंसे हुए हैं, उन्हीं को नोटिस दिए जाते हैं, उन्हीं को टैक्स की रेशो बढ़ाई जाती है, जिस वजह से ये हर वक्त जो है हरासमेंट चलती रहती है। अगर इसकी जगह हमारा हर दुकानदार ईमानदारी के साथ खुद साल में, आप इकट्ठा नहीं साल में 5,000 6,000 दे सकते, आप 3-3 माह का एडवांस टैक्स की मद में जमा करा दो। आप ना जाओ अपने वकील के पास। हम कहते हैं हमारे चैम्बर्स मौजूद हैं, हमें आरटीओ ऑफिस की तरफ से चीफ कमिश्नर साहब, उनके कमिश्नर सारे बैठे थे वहाँ पे, सबकी तरफ से ये बाकायदा सपोर्ट हासिल है कि वो अपना स्टाफ हमारे तैनात कर देंगे जिस जिस एरिया में आप समझेंगे कि वहाँ पे उनको आप बैठाएंगे कि वो फ्री आपको सर्विस देंगे। आप क्यों डरते हो? अगर आपको कोई ब्लैकमेल करेगा तो हम लोग बैठे हैं, हम आपकी आवाज़ हैं, हम इन ताजरों की आवाज़ हैं। लेकिन अगर आप टैक्स ही नहीं दोगे, शहर के लोग टैक्स नहीं देंगे, हमारे मुल्क के लोग टैक्स नहीं देंगे, ये मेरे एक शहर की बात नहीं है, ये मैं समझता हूँ तमाम डिवीजन के अंदर, तमाम जहाँ जहाँ भी आरटीओ मौजूद हैं वहाँ सब जो उनके कारोबार करने वाले लोग हैं छोटे, उन सबको इसके ऊपर काम करना चाहिए और इसको फोकस करके टैक्स की तरफ राग़ब हो जाना चाहिए। और हमारी बकाई इसी में ये हम ख्याल करें कि जी जब देखें हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल बात करते हैं, यूरोप के अंदर तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी ले लें, अमेरिका, कनाडा और जहाँ लोग भाग भाग जाते हैं, क्या होता है जी वहाँ पे इलाज फ्री है, वहाँ पे बुढ़ापा सुकून से है। यही बातें की जाती हैं ना कि वहाँ पे हम सोशल वेलफेयर के फंड मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? कि वहाँ पे टैक्स कल्चर बहुत बेहतर है। और आप अगर अपनी गवर्नमेंट को टैक्स ना देना चाहें, जैसे ये अभी सेहत कार्ड कल चल रहा है आपका, तो सेहत कार्ड के ऊपर अगर 10 लाख तक का इलाज है तो गवर्नमेंट को कुछ तो पैसे आने चाहिए ना जहाँ से दे। ये तो नहीं है कि एक बंदा बीमार हुआ तो उसका इलाज करा दे और 100 बंदा कमा रहा है तो वो उसके लिए शेयर होल्डर ना बने। ये नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा हमें इस तरह के ममालिक की अगर तकलीद करनी है तो यकीनन हमें अच्छा टैक्स गुजार बनना पड़ेगा। और जब हम अच्छा टैक्स देंगे, अच्छा अपना रवैया दिखाएंगे, हुकूमत को अपनाइयत देंगे, तो यकीनन इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनसे हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि कर्ज क्यों लेना पड़ता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पाकिस्तान के हर आवाम को पता है। कर्जा उस वक्त लिया जाता है कि जब आपके अखराजात ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो आप कर्जे ले लेके उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये क्या दलील है कि जी एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया जाता है, दूसरा कर्जा उतारने के लिए तीसरा ले लिया जाता है।
इससे नहीं मुल्क चलते। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जफर इकबाल साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जफर साहब, स्टेट बैंक की जो कारकर्दगी है उस हवाले से आप मुतमईन हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे उनके कॉन्फ्रेंसेस हों, कोई भी चीज़ हो, तो आप छोटे सेक्टर हों बड़े सेक्टर हों, उनको पॉपुलर करवाने के लिए, उनकी स्कीम्स को पॉपुलर करवाने के लिए उनके साथ काफ़ी पेशकदम रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उनकी कार्रवाइयों से आप मुतमईन हैं? जी हनान, देखिए, स्टेट बैंक जो है एक अहम पिलर है हमारा मईशत का। अगर आप गाड़ी के 4 व्हील है ना, उनमें से एक हुकूमत तो दूसरा ताजर अवाम है, और तीसरा FBR और चौथा स्टेट बैंक। अब ये 4 व्हील है, इन चारों का ठीक होकर चलना बहुत ज़रूरी है। मुझे 36 ईयर तकरीबन, इससे शायद ज़्यादा हो गए बिजनेस करते हुए। तो मैंने अपनी लाइफ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो 2 गवर्नर हैं जिनको मैं हमेशा अप्रिशिएट भी करूंगा और करता रहूंगा, एक अशरफ अत्रा साहब थे जिन्होंने SME के लिए काम किया, और न सिर्फ SME के सेक्टर SME के लिए काम किया, बल्कि उन्होंने जो मार्कअप की शरह थी उसको रिड्यूस करके नीचे लाए, उससे मुल्क की मईशत बेहतर हुई। दूसरे रजा बाकर साहब हैं, इन्होंने जिस रैपिडली कोविड के अंदर मैं समझता हूं जो स्कीमें लाए, अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आई, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आए फंड, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आए। हमें नहीं इस बात से गर्ज, हमें ये नज़र आ रहा है कि जब उन्होंने कोविड के बावजूद ऐसी स्कीमें इंट्रोड्यूस कराई जिससे मुल्क की मईशत बेहतर हुई, और मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मैं समझता हूँ, जो कि रजा बाकर साहब ने की। नंबर 1, आपने ज़ीरो रेटेड पे फंडिंग की, और ज़ीरो रेटेड पे आप 2050 बिलियन रुपीस आप इंजेक्ट करते हो अगर मईशत में, तो यकीनन वो 2 साल के लिए था, और 2 साल बाद वो वापस हो गया। और अगर वही पैसा उठा के दोबारा सर्कुलेट किया जाता तो यकीनन उससे बेहतरी रहती, लेकिन वो नहीं हुआ। अब ये विजन कहाँ से लाया जाए कि हर बंदे का विजन एक अपना होता है। तो मैं समझता हूँ रजा बाकर साहब ने जिस तरह छोटे ताजरों को खुसूसी तौर पे SME के लिए फंड जनरेट करवाए और उनको सस्ते लोन मुहैया किए, 5% पे भी हुए और ज़ीरो रेटेड पे भी हुए। फिर दूसरा काम जो पंजाब गवर्नमेंट का है इस वक्त, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से अभी भी वो स्कीम जारी है, जिसमें 10 मिलियन जो है आपको 5% मार्कअप पे दिया जा रहा है। वो 5 से 7 साल जो भी है, 5 साल मिनिमम आई थिंक उसका रखा हुआ है टर्नओवर, उसके अंदर वो किस्तों के साथ पैसे वापस चले जाते हैं। तो मैंने वज़ीर आला साहब से जब मिले तो हमने वहाँ पे भी ये प्रे की है कि उस फंड को कम से कम बढ़ा के 20 मिलियन कर दिया जाए, कि कोई भी बिजनेस, चूँकि उसका वजह यह है कि इस वक्त रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि आप जो भी रॉ मटेरियल मंगवाते हो अपने स्टॉक के लिए, अब उसके लिए डबल पैसे चाहिए। तो अब जो प्रॉब्लम आ रहा है, कोविड के अंदर भी जब हमारी मीटिंग स्टेट बैंक के साथ होती रही, यहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स होती रही थी, हर महीने होती थी, तो उसके अंदर हम उनको फीडबैक देते थे, उसके ऊपर डे टू डे सर्कुलर जारी होते रहे। और मुझे खुशी है कि सबसे ज़्यादा सर्कुलर जो आए वो फैसलाबाद से, हमारी तजावीज़ फैसलाबाद चैम्बर और स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से दी गई तजावीज़ को मद्देनजर रख के दिए गए। और उससे क्या हुआ, बहुत से ताजर जो है वो मुस्तफ़ीद हुए। लेकिन हमें यहाँ पे जब मुझे मौका मिला लास्ट गवर्नमेंट के साथ उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, तो मैंने वहाँ पे इजहार किया था इस बात का कि आपने हमें बेचा है, आपने क्यों बेचा है हमें, कि जो आपने स्कीम दी थी वो तो कहा आपने कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद को सपोर्ट करने के लिए स्कीम है जिसके अंदर आपने फंडिंग की, लेकिन उसके अंदर जहाँ पे आपके स्टेट बैंक के पास वो बाकायदा उसकी डेफिनेशन मौजूद है कि उन्होंने बाकायदा उसका जो वजाहत की हुई है कि जी 15 करोड़ तक का बिजनेस करने वाला समाल 80 करोड़ तक का बिजनेस करने वाला मीडियम कहलाएगा। ये स्टेट बैंक की तशरीह है, मेरी नहीं है, और ये कई दहाइयों से मौजूद है, स्टेट बैंक के ऑन रिकॉर्ड है। तो आप जब अपनी स्कीम देते हो, चूंकि आपके पास जो मिनिस्टर साहब उस वक्त वो क्या मशीर बैठे थे खजाना उस वक्त या कॉमर्स, उन्होंने आपको पता नहीं चलने दिया कि उन्होंने उसमें अपने लोगों को ब्लाइज करने के लिए 2 बिलियन का फिगर डाल दिया।
अब जब 2 बिलियन वाला को आप वो पैसे उठा के ले जाएगा, जो मेरा हक है या मेरे छोटे ताजर का हक है, मेरे साथियों का हक है, तो यकीनन उससे पे हमें तकलीफ होती थी। लेकिन खुश हम इस बात पे थे कि चलो वो इंडस्ट्री में लग रहा था और इंडस्ट्री उससे ग्रोथ कर रही थी। और मौजूदा गवर्नमेंट से हमें ये शिकवा है कि इन्होंने वो स्कीमें बंद की और उसमें से एक स्कीम अभी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत अभी दोबारा शुरू की है, लेकिन उन्होंने उसकी जो अमाउंट है वो 75 लाख कर दी है और रेशो भी शरह भी जो है इसकी 7% कर दी है। तो उसके ऊपर हमारी यही है, मीडिया के जरिए हम बार बार जो कैसे यही कर रहे हैं कि उसको वापस 5% पे लाया जाए और उसका वो जो है अमाउंट है 20 मिलियन तक ले जाई जाए, क्योंकि उससे ये होगा कि बहुत से लोग जो है इस वक्त छोटी इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल की वजह से डिस्टर्ब है और उनको अपने रॉ मटेरियल खरीदने के बाज़ का तो उधार मार्केटों से उठाना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप बैंकों को बिजनेस पार्टनर के तौर पे ये पैसे इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उससे मुआशी बेहतरी भी रहती है और खुशहाली भी आ रही थी। और एक चीज़ आपको मैं भरमला ये बात इजहार करूंगा कि इस्लाम ये कहता है कि बिला सूद कारोबार, और जब आप बिला सूद कारोबार के लिए 2050 बिलियन रुपीस इंजेक्ट करोगे और फिर कोविड के अंदर क्या होता था कि आपको शाम 6 बजे बंद करवा दी जाती थी दुकानें, तो इस्लाम भी ये कहता है कि नमाज पढ़ के कारोबार के लिए निकलो और सरे शाम अपने घरों को लौट जाओ। तो यहां तो बदकिस्मती ये है कि हमने इस्लाम का तमस्खर उड़ाया हुआ है। हम हर वो काम करते हैं जो इस्लाम में ममानत है और फिर उसके अंदर वो जो बरकत है वो ख़त्म हो जाती है। अगर वही चीज़ आप बिला सूद बैंकारी वाले पैसे आप 2050 बिलियन रुपीस इंजेक्ट कर दें दोबारा मैशत में और 6 बजे दुकानें कारोबार बंद करवाएं इनसे, तो ये सुबह उठे ना नमाज पढ़ के निकलें कारोबार के लिए, जो इस्लाम का शेवा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया हुआ है, तो उस पर जाएं। जब ये कोविड के दिनों में उठ के आके सुबह नमाज के वक्त आके दुकानें खोल के सारे अपने पैकिंगें कर रहे होते थे, सारे माल बुक करा रहे होते थे कि जी इससे पहले कि दिन निकलेगा तो इंतजामिया हरकत में आएगी, तो उस वक्त आपको जाग भी आ जाती थी, उस वक्त आप उठ के कारोबार के लिए भी निकल जाते थे। बिल्कुल तो ये मेरे कारोबारी हर चीज को देख के मामलात को जो है वो तय करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया जफर साहब, आप आज के शो में तशरीफ लाए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हनान बुखारी को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।